फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं हमारा लेक्चर 41, जिसमें हम सीखेंगे सिंक्रोनाइजिंग मल्टीपल थ्रेड्स इन जावा। यानी हम जावा में एक से ज़्यादा थ्रेड्स बनाते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में एक इशू है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं कि वो इशू क्या है। When we start two or more threads within a same program, there may be a situation when multiple threads try to access the same resource. देखिए, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा थ्रेड्स बनाई। लेट्स से दिस इज अ थ्रेड, ओके, नाम रख देते हैं इसका T1। दिस इज अनदर थ्रेड, नाम रख देते हैं T2। ओके, जब पहली दूसरी ये दोनों थ्रेड चल रही होंगी तो ये साइमल्टेनियसली चल रही है, राइट। दोनों थ्रेड्स एक साथ चल रही है। थोड़ा सा इसका कोड चलता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरीके से वो साइमल्टेनियसली चल रही है। अब मान लीजिए कि ये थ्रेड कुछ काम कर रही है और ये भी उसी रिसोर्स को एक्सेस कर रही है जिस रिसोर्स को ये एक्सेस कर रही है, तो फिर हो सकती है प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल जो अभी कोडिंग के द्वारा भी आपको बताऊंगा, उसी एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूं। मान लीजिए कि एक अकाउंट है, ठीक है। अब अकाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी ऑब्जेक्ट से। जैसे बैंक में आपका अकाउंट होता है, वैसा ही एक अकाउंट मानिए। तो ये ऑब्जेक्ट है जो अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या होगा? बैलेंस नाम का वेरिएबल होगा जो बैलेंस अमाउंट कंटेन करेगा, अकाउंट में कितने रुपए हैं वो कंटेन करेगा, और भी कई सारे वेरिएबल्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे। अब मान लीजिए कि एक कस्टमर है जिसका ये अकाउंट है, वो कस्टमर ये रहा, ठीक है ना। लेट्स से कस्टमर 1, और एक और कस्टमर है जो है कस्टमर 2, जो कि ये रहा। ऐसा हो सकता है कि ये अकाउंट इन दोनों का हो, ठीक है। यानी कस्टमर 1 भी इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और कस्टमर 2 भी इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। अब ऐसा सोचिए कि इस अकाउंट में 1000 रुपीज रखे हुए हैं और कस्टमर 1 को इसमें से कुछ रुपए निकालने हैं। मान लीजिए इसको 600 रुपए निकालने हैं, 600। कस्टमर 2 को भी कुछ रुपए निकालने हैं। मान लीजिए कस्टमर 2 को 700 रुपीज निकालने हैं। तो कस्टमर 1 को निकालने हैं 600 रुपीज और कस्टमर 2 को निकालने हैं 700 रुपीज। ओके, तो इसका मतलब कस्टमर 1 और कस्टमर 2 को सेम कोडिंग से गुजरना होगा, दैट इज कॉल्ड विड्रॉ मनी। यानी कोई एक फंक्शन हमने बनाया होगा, कोई एक कोड हमने बनाया होगा जिसमें हम पैसा विड्रॉ करने के लिए कोडिंग करेंगे। अच्छा, एक बात तो आपको मालूम है कि रुपए उतने ही निकाले जा सकते हैं जितने की बैंक अकाउंट में है, उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल सकते। यानी 1000 रुपये अगर रखे हुए हैं तो आप 1000 रुपये से ज़्यादा तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कैसी? इफ में क्या लिखना पड़ेगा कि जो बैलेंस अमाउंट है अकाउंट में, ये ग्रेटर होना चाहिए विड्रॉल अमाउंट से। यानी जितना अमाउंट आप निकाल रहे हो उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सफिशिएंट बैलेंस है, और बैलेंस में से ये विड्रॉल अमाउंट माइनस हो जाना चाहिए। यानी क्या हो जाना चाहिए? बैलेंस में सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए क्या अमाउंट? माइनस विड्रॉल अमाउंट। क्या हो जाएगा इससे? इससे बैलेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर 1000 में से 600 रुपये निकल जाएंगे तो इसमें 400 रुपये बचेंगे, 400, राइट। ओके, पर ये कोडिंग से तो दोनों को ही गुजरना है। तो मान लीजिए कि थ्रेड 1 कस्टमर 1 के लिए है और थ्रेड 2 कस्टमर 2 के लिए। अब थ्रेड 1 चलती है, क्योंकि ये दोनों साथ में चल रही हैं, तो थोड़ा थ्रेड 1 चलेगी, थोड़ा थ्रेड 2 चलेगी, ऐसे होता रहेगा।
तो ऐसा हो सकता है कि थ्रेड 1 चली तो ये कोड चला, थ्रेड में ये कोड है, अच्छा कोड तो सेम ही है क्योंकि विड्रॉल करने के लिए जो कोड लिखा गया है वो तो सेम ही है, तो थ्रेड में कोड सेम चल रहा है, पर पहली वाली थ्रेड C1 के लिए चल रही है कस्टमर 1 के लिए, और दूसरी वाली थ्रेड कस्टमर 2 के लिए चल रही है, पर दोनों ही सेम अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो कोड है ये तो दोनों में चलेगा। अब जब कस्टमर 1 के लिए ये कोड चलता है, यानी थ्रेड 1 चलती है, मान लीजिए पहली लाइन चलती है, किसके लिए? कस्टमर 1 के लिए। इसको कुछ ऐसा बना लेता हूं मैं कि T1 थ्रेड और T2 थ्रेड, ठीक है, ये है स्टेप नंबर 1, ठीक, और अगर ये ट्रू हो जाती है तो चलेगी स्टेप नंबर 2। तो थ्रेड 1 के लिए स्टेप नंबर 1 चलती है किसी टाइम पर, चेक होता है 1000 ग्रेटर है 600 से, बिल्कुल सही है, तो ये ओके हो जाएगा, ट्रू हो गई कंडीशन, ओके। इसके जस्ट बाद थ्रेड 2 को मौका मिल जाता है और थ्रेड 2 का टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो पहली वाली स्टेप परफॉर्म करता है, तो उसमें भी देखता है कि 1000 ग्रेटर है 700 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। यानी अभी आप देख रहे हैं कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 क्योंकि पैरेलल चल रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम थ्रेड 1 को प्रोसेसर का मिल गया, फिर थोड़ा सा टाइम थ्रेड 2 को प्रोसेसर का मिल गया, तो दोनों ने पहली स्टेप पूरी कर ली और दोनों के रिजल्ट ट्रू आए क्योंकि अभी बैलेंस में 1000। उसके बाद थ्रेड 2 को मौका मिलता है और वो सेकंड स्टेप परफॉर्म कर देता है क्योंकि पहली स्टेप में ट्रू आया था, तो बैलेंस चेंज हो जाता है और बैलेंस की वैल्यू हो जाती है 400 क्योंकि उसमें से 600 माइनस हो गए। अब थ्रेड 2 के लिए भी सेकंड स्टेप चल जाती है, क्यों? क्योंकि पहली स्टेप तो ट्रू हो गई थी इसके लिए भी, यानी कि अब बैलेंस की वैल्यू क्या होगी? 700 माइनस हो जाएगा, पर किस में से? 1000 में से नहीं, 400 में से। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सेम अकाउंट को एक्सेस कर रहे थे, तो 400 में 700 माइनस हो जाएगा और रिजल्ट बचेगा -300। तो ये तो डेटा करप्ट हो गया। हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि दो थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एक ही रिसोर्स यानी अकाउंट को एक्सेस कर रहे थे और इससे अकाउंट का डेटा करप्ट हो गया। तो सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर एक से ज़्यादा थ्रेड शेयर्ड रिसोर्स यानी जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं तो करप्शन, डेटा करप्ट होने का चांस होता है। इसीलिए जब भी एक से ज़्यादा थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स एक ऑब्जेक्ट को, शेयर्ड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जब एक थ्रेड उसे एक्सेस करना स्टार्ट कर दे तो जब तक उस थ्रेड का काम उस पर कंप्लीट ना हो जाए कोई दूसरी थ्रेड को मौका ही ना मिले इसको एक्सेस करने का। तो हम क्या करना चाहेंगे? सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड करना मतलब क्या होता है? इन अ सीक्वेंस, एक लाइन में, एक के बाद एक। असिंक्रोनस क्या होता है? पैरेलल, एक साथ। तो अगर T1 T2 काम कर रहे हैं तो इनके काम अभी कैसे हो रहे हैं? असिंक्रोनस, यानी पैरेलली, थोड़ा इसने कर दिया, थोड़ा इसने कर दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं? सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, मतलब T1 ने करना स्टार्ट किया तो जब तक T1 का काम खत्म नहीं हो जाए T2 का काम स्टार्ट ना हो। तो उससे क्या होगा? पहले फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों ही T1 के लिए चल जाएंगे। उसके बाद जब T2 चलना स्टार्ट होगा तो बैलेंस की वैल्यू 400 रहेगी, तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो सेकंड स्टेप चल ही नहीं पाएगी, और वो बिल्कुल सही भी है। तो ये होना चाहिए मल्टीपल थ्रेड्स में जब वो कॉमन रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब हम एक से ज़्यादा थ्रेड्स बनाते हैं और वो कॉमन रिसोर्स को, शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो हमेशा हमें सिंक्रोनाइज करना चाहिए। तो so there is a need to synchronize the action of multiple threads and make sure that only one thread can access the resource at a given point of time. आइए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाह रहा हूँ जो अभी मैंने आपको बात समझाई।
तो एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, फाइल का नाम रखता हूँ थ्रेड एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें प्रोग्राम बनाता हूँ। ये मैंने इसको नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन किया। ओके ओके, सबसे पहले हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। क्यों लिख रहा हूँ मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट? मुझे एक क्लास को इंपोर्ट करना है, स्कैनर। स्कैनर क्लास क्या करती, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्कैनर क्लास की मदद से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ जो शेयर्ड रिसोर्स के रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज अकाउंट। अकाउंट क्लास के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं, जैसे एक वेरिएबल बनेगा बैलेंस के लिए, BAL नाम रख लेता हूँ इसका, और एक कंस्ट्रक्टर भी इसमें बनाता हूँ, पब्लिक अकाउंट। ये कंस्ट्रक्टर है और इसके द्वारा बैलेंस सेट हो पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट बैल असाइन बैल, तो ये बैलेंस इस तरीके से इसमें असाइन हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ रही होगी। यानी अकाउंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर में मैं कुछ अमाउंट पास कर दूंगा, वो अमाउंट इसके बैलेंस पे सेट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और फंक्शन में बनाता हूँ, पब्लिक बुलियन डेटा टाइप, मतलब मैं क्या रिटर्न करवाऊंगा, या तो ट्रू या फॉल्स, इज सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, मतलब बैलेंस सफिशिएंट है या नहीं है ये देखने के लिए। तो इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा जो कि होगा विड्रॉल अमाउंट, यानी जितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो इसमें पास होना चाहिए। ये फंक्शन ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी ये बताएगा कि बैलेंस सफिशिएंट है कि नहीं है अकाउंट में। तो मैं एक कंडीशन चेक करता हूँ, यही कंडीशन की अभी हम बात कर रहे थे। बैलेंस अगर ग्रेटर है विड्रॉल अमाउंट से तो हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू, मतलब बैलेंस सफिशिएंट है। एल्स हम लोग रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। ठीक है, बन गया, सिंपल सा फंक्शन है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, एक और फंक्शन बनाते हैं जो एक्चुअल में पैसा विड्रॉ करेगा, यानी पब्लिक वॉइड विड्रॉ। ठीक है, और जो भी अमाउंट हमने एंटर किया है वो अमाउंट इसमें पास कर देंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बैलेंस में अपडेट करेगा बैलेंस माइनस विड्रॉल अमाउंट, यानी अमाउंट। ठीक है, और साथ ही साथ हम कुछ प्रिंट भी करवा देते, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और प्रिंट करवा देते हैं विड्रॉल मनी इज ओके, और इसमें कंकैटिनेट करा देता हूँ अमाउंट की वैल्यू, जो अमाउंट अभी विड्रॉ हुआ है वो। और एक और लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इसमें लिख देता हूँ योर करंट बैलेंस इज, मतलब अब आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो वो वैल्यू भी प्रिंट करा देता हूँ। ये मैंने प्रिंट करा दी। ठीक है, ओके, ये बन गया हमारा फंक्शन। अच्छा, ये हमारी क्लास भी हम कंप्लीट मानते हैं। ये हमने कौन सी क्लास बना ली, अकाउंट क्लास। तो अकाउंट क्लास के पास दो फंक्शंस हैं, है ना, और ये दोनों फंक्शन के कोड भी आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं कस्टमर क्लास, है ना, कस्टमर क्लास बनाते हैं। तो
कस्टमर क्लास कैसे बनेगी, तो हम लिखते हैं क्लास कस्टमर, ठीक है, क्लास कस्टमर। कस्टमर क्लास के अंदर क्या होगा, कस्टमर क्लास के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल होगा अकाउंट टाइप का। अच्छा, अकाउंट टाइप का क्यों, देखिए हर कस्टमर का एक अकाउंट होगा, तो अकाउंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका रेफरेंस किस में होना चाहिए, इसमें। तो जो अकाउंट इसका है वो तो इसके पास होना चाहिए। ओके, अब क्या, अब एक हम फंक्शन बनाते हैं, बल्कि कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक कस्टमर, और इसमें अकाउंट क्लास का रेफरेंस पास कर देते हैं। ए नाम रख लेता हूँ, या अकाउंट ही बोल देता हूँ। ये समझ में आ रहा है कि ये मैंने नाम इसका भी अकाउंट रख दिया है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, लेकिन तो जब मैं असाइन करूँगा तो कैसे लिखूँगा, दिस डॉट अकाउंट, यानी ये इंस्टेंस वेरिएबल अकाउंट है जिसमें असाइन हो रहा है लोकल वेरिएबल अकाउंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी अकाउंट हम असाइन करना चाहेंगे कस्टमर को वो असाइन कर देंगे। व्हाट नेक्स्ट, अच्छा अब मुझे असली कोडिंग करनी है। मैं क्या चाहता हूं कि दो कस्टमर बनाऊं और दोनों कस्टमर के लिए थ्रेड चले। थ्रेड चले उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, हमने थ्रेडिंग में पढ़ा हुआ है कि थ्रेड को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो थ्रेड क्लास को अपन इनहेरिट करें या रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें। तो मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ रनेबल इंटरफेस को। रनेबल इंटरफेस को अगर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको रन फंक्शन इसके अंदर बनाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं पब्लिक वॉइड रन और रन फंक्शन की कोडिंग। जब थ्रेड चलेगी तो ये रन फंक्शन चलेगा। अब रन फंक्शन में क्या कोड लिखना चाहिए हमें सबसे पहले लिखना है स्कैनर, कीबोर्ड के लिए KB लिख देता हूँ, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब मैं यूज़र को एक मैसेज देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, मतलब जब भी ये थ्रेड चलेगी तो ये कोड चलने वाला है, ठीक है, किसी भी कस्टमर के लिए चले। ये थ्रेड जब चलेगी तो ये रन फंक्शन चलेगा, और रन फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, जो मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ वो प्रिंट होगा, मतलब एंटर अमाउंट टू विथड्रॉ, ठीक है। तो हम यूज़र से बोल रहे हैं कि वो एंटर करे अमाउंट जो कि विड्रॉ करना है उसे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ AMT अमाउंट के लिए, और KB डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस तरीके से जो वैल्यू यूज़र ने एंटर करी होगी वो AMT वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब क्या, अब असली काम, यानी मुझे पैसा विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने के लिए क्या है, देखिए अकाउंट का ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है ही ना, मतलब मैं अकाउंट लिखूँ तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना मेरे पास। इस अकाउंट के पास एक फंक्शन होता है इज सफिशिएंट बैलेंस, अभी आप ही ने तो बनाया इज सफिशिएंट बैलेंस, और इसमें अमाउंट पास कर देंगे तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स में वैल्यू दे देगा। ट्रू या फॉल्स में दे देगा तो फिर इफ लगाओ, यानी अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा मतलब सफिशिएंट अमाउंट है, ये भी हमने ऊपर फंक्शन बनाया है। ओके, चलिए मान लेते हैं कि है अमाउंट है इतना, तो फिर कहाँ जाएंगे, इफ ब्लॉक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम अमाउंट को विड्रॉ करेंगे। अच्छा, अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, विड्रॉ। विड्रॉ नाम का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और इसमें अमाउंट भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, अभी एल्स भी लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि सफिशिएंट बैलेंस ना हो, तो क्या प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसफिशिएंट
बैलेंस। ओके ग्रेट। तो ये हमारा कोड तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, एक फाइनली एक क्लास बनानी है जिसमें मेन फंक्शन हो। तो पब्लिक क्लास थ्रेड एग्जाम्पल और इसके अंदर मेन फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन की बॉडी, और इसके अंदर मुझे बनाना है 2 थ्रेड्स। तो मैंने बनाया थ्रेड T1 और एक और बनाऊंगा थ्रेड T2, पर ये ऑब्जेक्ट थोड़ी बने, ये तो सिर्फ रेफरेंसेस बने। अच्छा, और कस्टमर क्लास का भी तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कस्टमर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, C1 और C2। अच्छा, और अकाउंट क्लास का भी तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अकाउंट। तो यानी एक तो हो गया अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट A1, ठीक है। बनानी है अभी इसको ऐसा लिखो, न्यू अकाउंट, और इसमें 1000 रुपीज़ रख दो। ये मैंने 1000 पास कर दिया, मतलब क्या हुआ, अकाउंट बना और अकाउंट में 1000 रुपीज़ हो गए। अब ये अकाउंट किसी को असाइन करना है, तो जब मैं C1 बना रहा हूँ तो न्यू कस्टमर, हमने कस्टमर में एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ये देखिए मैंने पास कर दिया। और इसी तरीके से मैंने एक और कस्टमर बनाया, न्यू कस्टमर, और A1, मैं दोनों को सेम अकाउंट एलोकेट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, एक और काम करें, कस्टमर को कुछ नाम भी दे दें, इससे क्या होगा, प्रिंट करवाते वक्त बड़ा आसान हो जाएगा। यानी ये जो कस्टमर है ना, इसमें अकाउंट नाम का वेरिएबल तो है ही, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है ना। और इसमें अकाउंट के साथ साथ हम स्ट्रिंग नेम भी पास करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ हो जाएगा नेम में n की वैल्यू पास हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, और जब हम प्रिंट कराएंगे ना, कहाँ पे प्रिंट कराएंगे, यहाँ इनसफिशिएंट बैलेंस या एंटर अमाउंट, यहाँ पर अपन बोल देते हैं नाम प्रिंट करा देते हैं, क्या, नेम, और नेम के बाद कंकैटिनेशन। तो किसका नेम प्रिंट हो जाएगा, ये इस कस्टमर का नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ, ये विड्रॉ जैसे ही हुआ अमाउंट, है ना, तो विड्रॉ होने के जस्ट पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ नेम, ठीक है ना। ये नेम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि अच्छा इनके लिए ये विड्रॉल अमाउंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम भी रख लेता हूँ, जैसे पहला अकाउंट जो है वो है राज का, बड़े फेमस कैरेक्टर हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के, राज। और दूसरा कस्टमर है सिमरन, ठीक है। तो राज और सिमरन दोनों के अकाउंट है और दोनों का अकाउंट सेम है। अब मैं बना रहा हूँ थ्रेड, न्यू थ्रेड, और थ्रेड में मैं ऑब्जेक्ट किसका पास करता हूँ, एक तो मैं पास करता हूँ C1, ठीक है, और दूसरे थ्रेड बना रहा हूँ उसमें भी ऑब्जेक्ट पास करता हूँ कस्टमर क्लास का, लेकिन कौन सा, C2। यानी अब 2 थ्रेड्स बन चुके हैं, दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर देता हूँ, T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि कैसा चलता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब ये रन होगा तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि पहले T1 थ्रेड की पहली स्टेप चली और फिर T2 थ्रेड की पहली स्टेप चली, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है T1 पूरी दोनों स्टेप चला दे, फिर T2 दोनों स्टेप चला दे, ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी मेरे पास कुछ तरीका है।
चलिए पहले तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कैसे। तो इसको पहले कंपाइल करूं, जावा सी। हो सकता है कुछ हमने मिस्टेक्स कर दी हों इसमें। जावा सी थ्रेड एग्जाम्पल डॉट जावा। यस, देखिए हमने एक एरर करी है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है जबकि वो इम्प्लीमेंट्स होता है। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ। देखिए कीवर्ड है, मुझे वैसे ही कलर देख के समझ में आ जाना चाहिए था। चलिए फिर से इसको एक बार कंपाइल करते हैं और अब की बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और अभी भी मिस्टेक्स हैं, देखिए क्या क्या मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले अकाउंट, ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल अकाउंट, यानी डेफिनेटली स्पेलिंग में मिस्टेक है, अकाउंट में एन नहीं लगा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिस्टेक बता रहा है? ये बता रहा है कस्टमर क्लास के अंदर जो अकाउंट लिखा है आपने, ये अकाउंट। ठीक है, ओके, फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ। स्टिल देयर आर मिस्टेक्स। कौन सी मिस्टेक बची है अब देखिए ज़रा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट फाइंड सिंबल कस्टमर, ओके, सिमरन, ओके, राज और सिमरन ऐसे थोड़ी लिखेंगे। राज और सिमरन अगर आपको लिखना है तो डबल कोट्स में लिखिए, क्योंकि वो है स्ट्रिंग। क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है, यू हैव अ बैड डे और अ गुड डे। कभी बहुत अच्छा दिन होता है, कभी बहुत ख़राब दिन होता है। तो चलिए ठीक है, अभी मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। ये मैंने कंपाइल किया और कोई एरर नहीं है, थैंक गॉड। अब हम इसको रन करते हैं। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि रन करेंगे तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, कैसा होगा। देखिए ये रन हो रहा है और मैं पहला अमाउंट एंटर करता हूँ 600 और फिर अमाउंट एंटर करता हूँ 700 और ये देखिए जो गड़बड़ की मैं बात कह रहा था वही हुआ। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले 600 एंटर किया और फिर 700 एंटर किया। तो सिमरन के लिए, अच्छा ये आप कह ही नहीं सकते कि 600 किसके लिए एंटर हुआ है, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है सिमरन एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, यानी थ्रेड 2 T2 पहले चल गई और फिर T1 चली, उसने प्रिंट कर दिया एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। अब मैं जो अमाउंट एंटर कर रहा हूँ 600, वो पता नहीं T1 थ्रेड के लिए चल रहा है कि T2 थ्रेड के लिए चल रहा है। वैसे यहाँ पर वो चल रहा है T2 थ्रेड के लिए, यानी T1 थ्रेड के लिए, राज के लिए 600, जबकि चलना चाहिए सिमरन के लिए। लेकिन क्योंकि दोनों पैरेलल चल रही हैं थ्रेड्स, तो हम कह नहीं सकते कब कौन सी लाइन किसके लिए चलने वाली है। तो अब जब सिमरन का पैसा विड्रॉ होता है तो उसने 700 विड्रॉ कर लिए, यानी 700 जो हमने एंटर किए थे वो सिमरन के लिए किए थे और अकाउंट में बैलेंस बचा 300। और फिर राज के लिए 600 विड्रॉ हुए तो बैलेंस बचा हमारा -300, जो कि रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए ना ऐसा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ने एक ही अकाउंट को एक्सेस किया साइमल्टेनियसली। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं आइए देखिए। सबसे पहले जहाँ पे आपने रन फंक्शन बनाया हुआ है वहाँ पे देखिए, इसमें रन फंक्शन के अंदर जो हमने कोडिंग करी है उसको हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज कैसे लिखेंगे देखिए। प्रॉब्लम एरिया क्या है? प्रॉब्लम एरिया ये है, देखिए ये है प्रॉब्लम एरिया, बाकी कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूं ना कि यहां पे लिखता हूं कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड जावा में एक कीवर्ड है और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखता हूं शेयर्ड रिसोर्स यानी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मैं लगाता हूं करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट कहां क्लोज करता हूं? ये इफ एल्स जहां खत्म होगा वहां पे, ये देखिए ये मैंने क्लोज कर दिया। तो होगा कि सिंक्रोनाइज्ड मैंने कहां लिखा है, ये देखिए, ठीक है, ये सिंक्रोनाइज्ड। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, इनफैक्ट मैं यहां से काउंट करता हूं, ये पोर्शन जो है ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर है। देखिए सिंक्रोनाइज्ड कर दिया, मतलब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए जब चलेगा तो कोई एक थ्रेड ही इस ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएगी। राइट, नहीं समझ में आया? देखिए जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है ये शेयर्ड है,
तो इस ऑब्जेक्ट को जब कोई थ्रेड एक्सेस करना स्टार्ट करेगी तो जब तक वो थ्रेड इस कोड को रन नहीं कर लेती तब तक कोई दूसरी थ्रेड इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकती। ये हुआ है, ठीक है। तो ये शेयर्ड रिसोर्स जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं उसका नाम लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब दोबारा इसको रन करके देखते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया, क्या अभी भी वो मिस्टेक होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं कंपाइल कर रहा हूँ, ये मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए पहले राज फिर सिमरन। अब मैं राज के लिए वैल्यू एंटर करता हूँ और सिमरन के लिए, क्योंकि ये मैंने सिंक्रोनाइज्ड में नहीं लिखा था। आप देख सकते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड वाला पार्ट इसके बाद है, ये जो इनपुट लेने वाला पार्ट है ये पहले कर दिया है। इसको भी मैं सिंक्रोनाइज्ड के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी करके बताऊँगा आपको, पर अभी मैंने नहीं करा है, तो ये दोनों का चल गया। ये वो पोर्शन है जो कोई एक थ्रेड ने करना स्टार्ट कर दिया तो जब तक एंड नहीं होगा तब तक दूसरा थ्रेड इस कोड को नहीं चला पाएगा। तो अब मैं देखता हूँ 600। हाँ, सबसे पहले मैंने 600 एंटर कर दिया, उसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ 700, ठीक है। अभी देखिए राज के अकाउंट में से 600 विड्रॉ हो गया है और उसका करंट बैलेंस बचा है 400। ये राज प्रिंट हुआ ना, तो राज के अकाउंट में से। और उसके बाद इनसफिशिएंट बैलेंस क्यों प्रिंट हो रहा है, सिमरन के लिए, क्योंकि सिमरन के लिए इफ कंडीशन हो गई होगी फॉल्स, क्योंकि पहले राज के लिए पूरा कोड चल गया ये वाला, उसके बाद ही सिमरन के लिए चला, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब मैं ये करता हूं कि ये दोनों लाइंस भी उठा के कहाँ लिख देता हूं, एक सेकेंड, ये वाली लाइंस उठा के सिंक्रोनाइज के अंदर। अब ये दोनों लाइंस भी सिंक्रोनाइज्ड हो गई। तो अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूं और फिर रन करता हूं। देखिएगा अब वो राज एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, यानी क्या हो रहा है, राज और सिमरन वाले स्टेटमेंट दोनों एक साथ नहीं आ रहे क्योंकि दोनों ही सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर है। तो जब किसी एक थ्रेड ने सिंक्रोनाइज ब्लॉक में एंट्री ली होगी तो जब तक वो पूरा नहीं कर देता काम तब तक दूसरा थ्रेड उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, तो दूसरे थ्रेड को रुकना पड़ेगा। तो राज के लिए मैंने 600 एंटर किया, उसका अमाउंट विड्रॉ हुआ देखिए 600, और अब करंट बैलेंस कितना है 400। अब जाके दूसरे थ्रेड को मौका मिला इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक को यूज करने का, और फिर आ रहा है सिमरन एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, है ना। तो ये वाला जब पहले थ्रेड ने कंप्लीट कर दिया तब दूसरे थ्रेड को मौका मिल रहा है। तो अब मैं अमाउंट एंटर करता हूं, लेट्स से 700, तो क्या होता है, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो ये मल्टीपल थ्रेड में प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो ये हमने सिंक्रोनाइज लिखा, जो शेयर्ड रिसोर्स है वो लिखा पैरेंथेसिस में, और फिर जो ब्लॉक लिखा उसको एक समय में एक थ्रेड ही यूज करेगी। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, आप ना इसको फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ईजीली सबको समझ में आए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक मिशन है जिसमें मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ और ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी तक पहुँचे। इंटरनेट का ज़माना है आजकल, हर किसी के पास इंटरनेट है, तो यही सबसे अच्छा माध्यम है कि मैं अपना नॉलेज स्प्रेड कर सकूं। जो कुछ भी नॉलेज मेरे पास है वो मैं दुनिया को देना चाहता हूं। मुझे मालूम है कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई इतनी आसानी से नसीब नहीं हो पाती है, या टिपिकल कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में नहीं आते, और ख़ास तौर पे जब वो केवल इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में चैनल बनाने का मकसद ही ये है कि हर किसी को ये समझ में आए, उनको भी समझ में आए जिनको अभी तक कोई खास अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे। मेरी एक वेबसाइट भी है www.mysirji.com, इस साइट को भी ज़रूर विजिट करिए, और लगे तो आप इस साइट को भी शेयर करिएगा। इस साइट पे मेरे सारे चैनल्स के लिंक, सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। कौन से वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, कौन से अभी रिसेंटली अपलोड करें, इसकी जानकारी भी आपको इस साइट पे मिल जाती है।
तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करिएगा और प्लीज़ आप इसको शेयर करिए। अगर आपको पसंद आया तो बहुत लोगों को पसंद आएगा। मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इसको आप जितना हो सकता है स्प्रेड करिए, अगर वाकई आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू।